आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 226 पढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खूबसूरत गज़ल है। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट और लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि हुजूम नाला हैरत आजिज़ अर्ज़ यक अफ़गां है। हुजूम नाला हैरत आजिज़ अर्ज़ यक अफ़गां है। खामोशी रेशाए सद नेस्तां से खस बदंदा है। तकल्लुफ़ बर तरफ है जां सितां तर लुत्फ़ बदख़ुयां। तकल्लुफ़ बर तरफ है जां सितां तर लुत्फ़ बदख़ुयां। निगाहे बेहिजाब नाज तेगे तेज़े उरियां है। हुई ये कसरत गम से तलफ कैफियत शादी। हुई ये कसरत गम से तलफ कैफियत शादी। कि सुबह ईद मुझको बदतर अज चाके गरेबां है। दिलो दी नक़दला दिलो दी नक़दला साक़ी से गर सौदा किया चाहे। कि उस बाजार में सागर मताए दस्त गर्दां है। गम आगोश बला में परवरिश देता है आशिक को। गम आगोश बला में परवरिश देता है आशिक को। चरागे रोशन अपना कुलजुमे सर सर का मर्जा है। तो यदि पूरी गज़ल, पहला शेर है कि हुजूम नाला हैरत आजिज़े अर्ज़ यक अफ़गां है। खामोशी रेशाए सद नेस्तां से खस बदंदा है। नाला, आशिक का रोना, उसकी शिकायत, उसका चीखना पुकारना, लेमेंटेशन, जिसको संगीत से भी शायरी में कंपेयर किया जाता है, क्योंकि खूबसूरत जालिम महबूब को आशिक के नाले सुनना पसंद होता है। वो चाहता है कि आशिक रोता रहे, या इस तरह का जालिम खूबसूरत महबूब होता है। हुजूम नाला रश ऑफ लेमेंट्स, सो नालों की भीड़, एक साथ कई नालों का आ जाना, नालों का हमला, नालों का धावा बोल देना। हैरत कहते हैं अमेजमेंट को, अचंभा। आजिज, इनकेपेबल, कमज़ोर, असमर्थ, जो किसी काम को करने के काबिल ना हो। अर्ज करना, पेश करना, प्रेजेंटेशन। यक कहते हैं एक या सिंगल। अफ़गां, नालों को, फुगां को ही कहा जाता है। तो आजिज अर्ज यक अफ़गां, एक भी नाले को पेश करने में नाकाबिल, जिसमें इतनी भी ताकत ना हो कि वो एक नाला पैदा कर सके। नेस्ता कहते हैं बांस को, रीड को, ऐसा बांस जिससे बांसुरी बनाई जाती है। सद नेस्ता, 100 बांस, 100 रीड्स। रेशा, धागे को, फाइबर को कहते हैं। रेशा ए सद नेस्ता, तो 100 बांसों के रेशे, 100 बांसों का रेशा भी हो सकता है, लेकिन 100 बांसों के रेशे। खस कहते हैं तिनके को, स्ट्रॉ को। दंदा कहते हैं दांत को, दांतों को, टीथ को। और खसबा दंदा का मतलब है दांतों में तिनका दबाए हुए। और ये हमने गालिब साहब की शायरी में दूसरी जगह भी देखा है कि अगर कोई जंग में हार मान ले तो फिर अपनी हार को दर्शाने के लिए वो घुटने टेक देता था और अपने दांतों तले एक तिनका दबा लेता था। तो दांतों में तिनका दबा लेने का मतलब है हार मान लेना है। तो शेर है कि हुजूम नाला हैरत आजिज़े अर्ज़ यक अफ़गां है। खामोशी रेशाए सद नेस्तां से खसपा दंदा है। तो कई बार इंसान बहुत दुखी होता है और वो उस दुख को एक्सप्रेस करना चाहता है, रोना चाहता है, लेकिन ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कि आप रो नहीं पाते, अपने दुख को बयान नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस तरह की बेबसी को इस शेर में दर्शाया गया है। आशिक के दिलों में हज़ारों नाले हैं, दुख दर्द छुपे बैठे हैं, नालों से उसका दिल भरा बैठा है। लेकिन जब वो महबूब के सामने गया तो उसकी खूबसूरती को देख के वो हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया, और ऐसी सूरत पैदा हो गई कि उसके दिल में से एक भी नाला नहीं निकला। तो अपने दुख को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। या और इमेजरी के कई कई लेयर्स हैं इस शेर में। जैसा मैंने कहा, दांतों में तिनका दबा लेना हार मानने को दर्शाता है। और नालों को संगीत से कंपेयर किया जाता है, और बांसुरी बांस से बनती है जिसमें से संगीत निकलता है। ये भी एक रंग गालिब साहब ने इस्तेमाल किया है। तो जैसा मैंने कहा, मंजर ऐसा लगता है कि आशिक के दिल में हज़ारों नाले और दुख छुपे हैं। नालों का एक हुजूम उसके दिल में भरा बैठा है,
लेकिन जब वो महबूब के सामने आया या महबूब खूबसूरत महबूब उसके सामने आया, तो महबूब के खूबसूरत चमकते हुए चेहरे की तजल्ली को देख के वो हैरान रह गया, वो हक्का बक्का रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। और वो उसकी बिना पलक झपकाए वो हैरानी से महबूब को निहारता रह गया, और उसके मुंह से एक भी नाला नहीं निकला, उसके दिल से एक भी नाला नहीं निकला। तो कहते हैं कि हुजूम नाला हैरत आजिज़े अर्ज़ यक अफ़गां है, कि नालों का हजूम हैरत से एक भी नाला पैदा करने में नाकाबिल है, नाकाम है। हैरत क्यों? महबूब के खूबसूरत चेहरे को देख के आशिक अक्सर हैरान हो जाता है। ये हम दूसरी जगह पे भी गालिब साहब की शायरी में देख चुके हैं। एक टुक महबूब को बस देखता रह जाता है, या और नालों का हजूम उसके दिल में ही रह गया, एक भी नाला पैदा करने में वो नाकाबिल रहा। ही बिकेम अमेज्ड एंड स्टूपीफाइड बाय द ब्यूटी ऑफ द बिलवेड। तो जब लोगों की भीड़ किसी तंग रास्ते से निकल रही हो, तो वो उस भीड़ में लोग एक दूसरे से ही भिड़ जाते हैं और फिर कोई भी वहाँ से निकल नहीं सकता, या ऐसा ही नालों की भीड़ के, नालों के हजूम के साथ हुआ उसके दिल में। ये भी हो सकता है, ही बिकेम सो ओवरवेल्म्ड या बाय द लेमेंटेशन, कि एक भी नाला उसके दिल से नहीं निकला, ऐसा भी हो सकता है। या इतने नाले थे और ऊपर से इतनी हैरानी कि एक भी नाला आशिक के दिल से नहीं निकल सका। तो हुआ तो ये आशिक के साथ, मगर सब्जेक्ट नालों का हजूम खुद है, ऐसा भी हो सकता है। तो हैरत खुद नालों का हजूम है, ऐसा भी इस शेर में से ग्रामेटिकली निकल सकता है। तो हैरत को पर्सोनिफाई किया गया है। आशिक की हैरत नाले करना चाहती थी, लेकिन महबूब की खूबसूरती उससे सहन नहीं हुई और एक भी नाला वो पैदा नहीं कर पाई। महबूब की खूबसूरती को देख के आशिक अक्सर हैरान हो जाता है। और भी वजह हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि वो ये उम्मीद लेके गया था कि महबूब उसके ऊपर रहम खाएगा, महबूब उसके दुख दर्द को समझेगा, लेकिन जालिम महबूब ने उल्टा उसके ऊपर और जुल्म ढाए और गुस्सा हो गया आशिक को देख के महबूब। और आशिक ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो महबूब के इस तरह के जालिम रवैये को देख के आशिक हैरान हो गया और फिर वो रो ही ना नहीं पाया, अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ये भी हो सकता है। वो दूसरी लाइन में कहते हैं कि खामोशी रेशाए सद नेस्तां से खसबा दंदा है। तो खामोशी ने कंप्लीटली हार मान ली है। दांतों में एक खस का तिनका दबा लेना ही काफ़ी है अपनी हार को दर्शाने के लिए। यहाँ खामोशी ने 100 बांसों के रेशे अपने दांतों में दबा रखे हैं, या तो ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि आई थिंक द पर्पज इज टू डिपिक्ट कंप्लीट डिफीट, या तो यहाँ पे खामोशी ने पूरी तरह से हार मान ली है। अब नेस्ता क्यों? क्योंकि नेस्ता से बांसुरी भी बनती है जिसमें से संगीत निकलता है, तो नालों को भी संगीत से कंपेयर किया जाता है। तो एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी पैदा होती है कि ऐसा हो सकता है कि खामोशी नालों का संगीत पैदा कर सकती थी, या और जिन बांसों के तिनके उसने अपने दांतों में दबा रखे हैं, उन्हीं बांसों की बांसुरी से नालों का संगीत भी खामोशी पैदा कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक भी नाला नहीं निकला। खामोशी ने कंप्लीट हार मान ली है, या तो जब कोई इंसान हार मान ले तो वो खामोश हो जाएगा। यहाँ पे खामोशी ने खुद हार मान ली है, या तो आई थिंक ही इज ट्राइंग टू डिपिक्ट कंप्लीट डिफीट ऑफ द लवर। तो ये सब रंग इस शेर में है। और आशिक की बेबसी को दर्शाया गया है, किस कदर वो हैरान हो जाता है महबूब के सामने जाके, और फिर वो नाकाबिल रहता है अपने दिल का दुख बयान करने में, एक भी नाला उसके दिल से नहीं निकल पाया है। जब मैंने ये शेर पढ़ा तो सुदर्शन फाकिर का एक शेर मुझे याद आया, जिसमें वो कहते हैं कि तुझसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, तुझसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, तंग ये वक्त मुलाकात ने रोने न दिया, इश्क में गैरते जज्बात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया। तो गालिब साहब का शेर था कि हुजूम नाला हैरत आजिज़े अर्ज़ यक अफ़गां है, खामोशी रेशाए सद नेस्तां से खसबा दंदा है। अगला शेर है कि तकल्लुफ़ बर तरफ है जां सितां तर लुत्फ़ बदखुयां, तकल्लुफ़ बर तरफ
है जां सितां तर लुत्फ़ बदखुयां, निगाहे बेहिजाबे नाज तेगे तेज़े उरियां है। तकल्लुफ़ बरतरफ, अगर हम तकल्लुफ़ फॉर्मेलिटी को छोड़ के साफ साफ बात कहें तो, सो लीविंग फॉर्मेलिटी असाइड, इफ़ वी टेल यू द ट्रुथ, जान सितांतर, जान चुरा लेने वाला, जान ले लेने वाला, जान निकाल देने वाला, सो लाइफ स्टीलिंग। बदखू एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो जिसका स्वभाव मिजाज बहुत बुरा हो, जो बात बात पे चिढ़ जाता हो, जिसको बात बात पे गुस्सा आ जाता हो। सो समवन हु इज़ बैड टेम्पर्ड। तो अक्सर खूबसूरत महबूब को बदखू बताया जाता है, जो कि खूबसूरत भी है और बुरा स्वभाव भी रखता है, जालिम है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है। लेकिन आशिक की मजबूरी है कि वो इस जालिम बुरे मिजाज वाले महबूब को हर सूरत में इश्क करता है, और आशिक इस तरह लाचार है, तो महबूब के गुस्से के बावजूद वो इश्क करने पे मजबूर है। बदखुयां, बदखू का प्लूरल है, तो बुरे मिजाज वाले महबूब, एक से ज़्यादा महबूब की यहाँ पे बात हो रही है। तो सारे दुनिया के खूबसूरत महबूब ही बुरे स्वभाव वाले हैं, दैट्स द इम्प्लीकेशन है, जालिम है। लुत्फ मज़े को कहते हैं, लज्जत को कहते हैं। एलिगेंस, ग्रेस, नज़ाकत को भी कहा जा सकता है। मेहरबानी को भी लुत्फ कह सकते हैं। लुत्फ बदखुयां, तो एलिगेंस और ग्रेस ऑफ द बैड टेम्पर्ड वंस, सो बुरे मिजाज वाले महबूबों की नज़ाकत, तो यहाँ पे या मेहरबानी, तो कंट्रास्ट देखें तो उनका बुरा मिजाज भी है, दे आर बैड टेम्पर्ड, लेकिन उनके अंदर एक लुत्फ भी है, एक एलिगेंस भी है, एक ग्रेस भी है, और कभी कभी वो मेहरबान भी हो जाते हैं। नाज, तो आपको पता ही है, नाज नखरे अदाएं। निगाहे बेहिजाब नाज, सो अनवेल्ड ग्लैंस ऑफ कोकेट्री, तो बेहिजाब, बिना पर्दे के नाज, नखरों अदाओं से भरी निगाह। तेग कहते हैं तलवार को, तेज का मतलब है शार्प, नोकीली। उरिया कहते हैं नंगा, तो तेग तेग तेज उरिया, तो नंगी तेज तलवार जो म्यान से बाहर हो। ए नेकेड शार्प सोर्ड। तो शेर है कि तकल्लुफ बर तरफ है जां सितां तर लुत्फ बदखुयां, निगाहे बेहिजाबे नाज तेगे तेजे उरिया है। तो खूबसूरत शेर है, कई कॉन्ट्रास्टिंग रंग हैं इसके अंदर। तो खूबसूरत महबूब या महबूबों की कातिल निगाह और उनकी अदाओं की यहाँ पे तारीफ़ है। उनके बुरे मिजाज और उनके जालिम रवैये को भी यहाँ पे बयान किया गया है। और खूबसूरत महबूब की निगाह को अक्सर तलवार से या तीर से या खंजर से कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे एक तेज़ तलवार से महबूब की निगाह को, उसकी अदाओं को कंपेयर किया गया है, जो कि आशिक के दिल पे वार करती हैं, आशिक की जान निकाल लेती हैं। तो इस तरह का असर खूबसूरत महबूब की खूबसूरती और उसकी निगाह आशिक पे करती है। तो कहते हैं कि तकल्लुफ बर तरफ है जां सितां तर लुत्फ बदखुयां, कि अगर हम तकल्लुफ छोड़ के साफ साफ बात बयान करें तो ये जो बदखू महबूब हैं, बुरे मिजाज वाले महबूब हैं, उनकी नज़ाकत, उनका लुत्फ, उनकी मेहरबानी जानलेवा है, जान चुरा लेने वाली है, जान निकाल देने वाली है, तो इसके अंदर एक रंग ये भी हो सकता है कि बदमिजाज महबूबों की मेहरबानी उनके गुस्से से ज़्यादा ख़तरनाक है, उनके गुस्से से ज़्यादा जानलेवा है। तो नॉर्मल बर्ताव गुस्से वाला है महबूबों का, और अगर कभी वो मेहरबान हो जाएं तो समझो तुम्हारे ऊपर बड़ी मुसीबत टूटने वाली है, फिर तो वो तुम्हारी जान निकाल के ही दम लेंगे, तुम्हें वो मार ही डालेंगे। तकल्लुफ़ बर तरफ क्यों कहा गया है? ऐसा हो सकता है कि जो गुस्से वाला महबूब है या महबूब हैं, उनके सामने बड़ी सोच समझ के बात करनी पड़ती है। उनके बारे में भी बात करें तो आपको फॉर्मेलिटी इख्तियार करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो बदखू महबूब फॉर्मेलिटी डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे आपको बड़ी सोच समझ के बात करनी पड़ती है। तो वो कहते हैं कि अगर मैं साफ साफ बात करूँ, अगर मैं हिमाकत करूँ साफ साफ बात करने की, तो जो बदखू महबूब हैं उनका लुत्फ जान लेवा है, या तो जैसा मैंने कहा, कॉन्ट्रास्ट है, महबूब बदखूबी है और खूबसूरत नज़ाकत भी उसके पास है, महबूबों के पास है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जानलेवा है, या? तो कहते हैं कि निगाह, और दूसरी लाइन में कहते हैं निगाहे बेहिजाब नाज तेगे तेज उरिया है, कि उन महबूबों की, खूबसूरत महबूबों की नाज नखरों से भरी बेहिजाब निगाह एक नंगी तेज तलवार है। अगर महबूब ने वो निगाह आपके ऊपर डाल दी
तो फिर निगाहों की तलवार तुम्हारी जान निकाल देगी, तुम्हारा दिल चुरा लेगी, तुम्हारी जान तुमसे छीन लेगी, तुम्हें मार डालेगी। या तो अगर महबूब हिजाब हो और अपनी नाज नखरों से भरी निगाह तुम्हारे पर डाल दे, आशिकों पर डाल दे, तो वो निगाह तुम्हारे दिल पे एक तेज़ नंगी तलवार के जैसे वार करेगी और चीरती हुई चली जाएगी, तुम्हारे दिल को चीर देगी। या वार्निंग भी हो सकती है कि महबूब की तरफ मत देखो, ऐसे महबूबों की तरफ मत मत देखो, अगर उन्होंने अपनी निगाह तुम्हारे ऊपर डाल दी तो फिर तलवार के जैसे तुम्हारे ऊपर वो निगाह वार करेगी और चूकेगी नहीं। या और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर तलवार मैदान से बाहर आ जाए तो फिर उसका खून को चखना लाजमी होता है। तो अगर महबूब ने बेहिजाब होके तुम्हारी तरफ निगाह डाल दी, निगाह तुम्हारी तरफ दौड़ा दी, तो फिर वो तुम्हारा कत्ल करके ही निगाह वापस जाएगी। और तो महबूब के जानलेवा, जान चुरा लेने वाली निगाह अदाओं की, नाज नखरों से भरी निगाह की तारीफ़ है, उसके बुरे स्वभाव को भी यहाँ पे बयान किया गया है। और महबूबों की नाज नखरों से भरी निगाह आशिकों पे क्या असर करती है उसको बयान किया गया है। और सभी खूबसूरत महबूबों का शायद यही रवैया है। वो खूबसूरत भी हैं, मेहरबान भी हो सकते हैं, एलिगेंस भी है उनके पास, ग्रेस भी है, लेकिन वो जालिम भी हैं, दे आर ऑल्सो बैड टेम्पर्ड। सो इफ़ ए बैड टेम्पर्ड बिलवड एवर बिकम्स ग्रेशियस, तो अगर बदखू महबूब कभी मेहरबान हो जाए तो फिर वो आशिकों की जान लेके ही दम लेता है। तो ही इज़ इवन मोर डेंजरस देन हिज यूजुअल सेल्फ। तो एक और कॉन्ट्रास्ट भी है कि आशिक को आदत पड़ गई है बुरे मिजाज की, तो अंदर से वो चाहता है कि महबूब मेहरबान हो, मगर डरता भी है। या कि शक भी करता है कि अगर ये गुस्से वाला महबूब मेहरबान हो गया, या अगर ये आज मेहरबान है, तो क्या नया कहर हमारे ऊपर टूटेगा। तो दोनों रंग हैं, वो चाहता है कि महबूब मेहरबान हो जाए, लेकिन अगर महबूब मेहरबान हो जाए तो फिर उसको डर भी लगता है। या और याद रहे कि आशिक को महबूब के हाथों मौत चाहिए। बड़े फ़ख्र की बात है आशिक के लिए कि महबूब की निगाह उसका कत्ल कर दे। या तो शिकायत और डर की टोन भी है, मगर शायद खुशी की टोन भी है। वो चाहता है कि महबूब बेहिजाब होके उसकी तरफ देखे और उसका कत्ल कर दे, ऐसा आशिक चाहता भी है। तो ये सारे रंग हैं इस शेर में। कहते हैं कि तकल्लुफ़ बर तरफ है जहाँ सितां तर लुत्फ़ बदखुयां, निगाहे बेहिजाब नाज तेगे तेज़ उरियां है। अगला शेर देखें कि हुई ये कसरत गम से तलफ कैफियत शादी, कि सुबह ईद मुझको बदतर अज जाके गरेबा है। कसरत का मतलब है ज़्यादती, बहुत ज़्यादा, अबंडेंस ऑफ समथिंग। तो कसरत गम, अबंडेंस ऑफ सारो, तो गम की ज़्यादती, गम का बहुत ज़्यादा होना। तलफ होने का मतलब है बर्बाद होना, मिट जाना, डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग। कैफियत मस्ती को, नशे को, लुत्फ को, मूड को कहा जाता है। शादी का मतलब है खुशी, तो कैफियत शादी का मतलब है खुशी का नशा, खुशी की मस्ती। सो ए मूड ऑफ जॉय और इंटॉक्सिकेशन ऑफ जॉय। बदतर, वर्स देन समथिंग, सो किसी चीज़ से कोई ज़्यादा खराब हो कोई चीज़ तो उसको बदतर कहा जाता है। चाके गरेबा, गरेबा का फटना, ए टीयर और टीयरिंग ऑफ द कॉलर। अज चाके गरेबा, तो एक गरेबा का चाक होना, या चाके गरेबा से। या तो अज चाके गरेबा का मतलब है चाके गरेबा से, तो यहाँ पे चाके गरेबा से कुछ बदतर है उसकी बात हो रही है। तो अज चाके गरेबा से। तो कहते हैं कि हुई ये कसरत गम से तलफ कैफियत शादी, कि सुबह ईद मुझको बदतर अज चाके गरेबा है। या तो इमेजरी देखें, सुबह को जो डॉन है उसको पो फटना भी कहा जाता है। तो मानो आसमान फट रहा हो उस और उसमें से सूरज या सूरज की रोशनी निकल रही हो। ये एक कॉमन एक्सप्रेशन है हमारी ज़बान में, शायरी में भी देखने को मिलता है। और जब आशिक इश्क में अपना आप खो देता है, मजनू जैसा वहशी हो जाता है, तो भी वो अपना गरेबान चाक कर देता है, अपना गरेबान फाड़ देता है, और फिर पागल बन के नंगा होकर शहर की गलियों में घूमता है, और फाइनली वो दश्त में चला जाता है रहने के लिए, जैसा मजनू ने किया था।
तो कहते हैं हुई ये कसरत गम से तलफ कैफियत शादी कि इस हद तक गम की कसरत, गम की ज़्यादती से खुशी की मस्ती बर्बाद हुई है। हुई ये कसरत गम से तलफ कैफियत शादी कि सुबह ईद मुझको बदतर अज चाके गरेबा है, कि ईद की खुशी से भरी सुबह मुझे गरेबा चाक होने से बदतर महसूस होती है। तो गरेबा चाक होने का जो दुख मेरे नसीब में है, उससे ज़्यादा दुख ये सुबह, ये ईद की सुबह की पो का फटना मेरे लिए लेके आया है। सो द ब्रेक ऑफ डॉन ऑफ दिस जॉयफुल डे is extremely painful for me. Yeah? It's worse than the state where I tear my collar and clothes in sorrow and madness of love. Yeah? तो ये सारे ज़माने के लिए खुशी की सुबह है, ईद की सुबह, मगर मेरे लिए बेहद गम लेके आई है। और मेरा दुख इस कदर बढ़ गया है कि मैंने वहशत में अपना गरेबान चाक कर लिया है। तो जब मैं गरेबान अपना चाक करता हूँ, तो जिस दुख की स्टेट में मैं होता हूँ, उससे ज़्यादा दुख ये ईद की सुबह मेरे लिए लेके आई है। या तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पो का फटना नहीं है, ये वहशत में मेरे गरेबान का फटना है। तो बदतर अज चाके गरेबा है, तो इनफैक्ट गरेबा चाक करने से बदतर है ये सुबह। या तो सिर्फ गरेबा ही चाक नहीं हुआ, मुझे और भी बहुत दुख इस सुबह, ईद की सुबह ने पहुंचाया है। तो अब क्यों है ऐसा, राइट? क्योंकि वो बिरह का दुख सह रहा है। तो सारी दुनिया तो खुशी मना रही है, लेकिन वो अपने महबूब से दूर है, और इस दुख में वो पागल हुआ बैठा है। या तो उसको ऐसा लग रहा है कि गरेबा चाक होने का जो दुख है, उससे भी बदतर ये ईद की सुबह है। वाई? बिकॉज ही इज सफरिंग द sorrow of separation from his beloved. Yeah? So from an excess of grief, this joyful occasion is worse than the tearing of collar for me. हुई ये कसरत गम से तलफ कैफियत शादी। और वो कहते हैं कि ये जो खुशी का जो नशा है, इसको गम की ज़्यादती ने इस कदर बर्बाद किया है। या तो ऐसा हो सकता है कि कभी खुशी भी थी ज़िंदगी में, लेकिन अब इतना गम आ गया है कि उसने उस खुशी के नशे को बर्बाद कर दिया है। या? और हर खुशी की जो ओकेजन होती है, वो मेरे लिए गम ही लेके आती। ऐसा लगता है कि मैं गम में अपना गरेबान चाक कर रहा हूँ। या जब मैंने गरेबान चाक कर दिया था, तो तब मेरे को जो गम और पागलपन था, उससे ज़्यादा गम मुझे इस ईद की सुबह को महसूस हो रहा है। हुई ये कसरत गम से तलफ कैफियत शादी कि सुबह ईद मुझको बदतर अज जाके गरेबा है। दिलो दी नक़द ला साकी से गर सौदा किया चाहे, दिलो दी नक़द ला साकी से गर सौदा किया चाहे, कि उस बाजार में सागर मताए दस्त गर्दा है। दिलो दी, दिल और दीन, हार्ट एंड फेथ। नक़द का मतलब है कैश। साकी कहते हैं कप बियर को, जो आपको शराब के जाम में शराब भर के परोसता है, अक्सर महबूब को साकी कहा जाता है। सागर शराब का जाम, मता का मतलब है सामान, दस्तगर्दा जो हाथों हाथ बिक जाता हो, समथिंग दैट इज पेडल्ड, जिसका सौदा किया जाता है और वो हाथों हाथ बिक जाता है। तो कहते हैं दिलो दी नख्त ला साकी से गर सौदा किया चाहे, कि उस बाजार में सागर मताए दस्त करता है। तो इश्क का कारोबार, इश्क का सौदा ऐसा है कि आपको अपना दिल और दीन, ईमान, फेथ सब कुछ छोड़ना पड़ता है, कुर्बान करना पड़ता है। तो महबूब आपसे दिल और दीन छीन लेता है। इफेक्टिवली आपको अपना सब कुछ निछावर करना पड़ता है महबूब पे इश्क में, सच्चा आशिक बनने के लिए। तो यहाँ महबूब साकी है। तो कहते हैं दिलो दीन नक़दला साकी से गर सौदा किया चाहे, कि है आशिक, अगर साकी से, महबूब से सौदा करना है, उसके हाथ से इश्क का जाम पीना है, लेना है, खरीदना है, तो दिल और दीन नक़द लेके उधार का काम नहीं है, यहाँ पे बहाने नहीं चलेंगे। या तो अगर अपना दिल
और दीन तुम कुर्बान करने के लिए तैयार हो, महबूब को सौंपने के लिए तैयार हो, उसको देने के लिए तैयार हो, तो फिर ये सौदा करने के लिए तुम आओ। या अगर साकी से तुम सौदा करना चाहते हो इश्क का, तो अपना दिलो दीन उसको देना पड़ेगा। दिलो दीन नख्द ला साकी से गर सौदा किया चाहे, कि उस बाजार में सागर मताए दस्त करता है, कि उस बाजार में, इश्क के बाजार में, शराब का, इश्क इश्क की शराब का जो जाम है, वो ऐसा सामान है जो हाथों हाथ बिक जाता है। नख्त ना लाए तो चूक जाओगे। कई और खरीदार बैठे हैं, उस महबूब के आशिक कई हैं, सारा ज़माना ही उसका आशिक है। तो अगर तुम नकद लेके नहीं आए, तो कोई और उस जाम को साकी से खरीद खरीद लेगा, पी जाएगा और तुम चूक जाओगे। या तो ये जाम खरीदना है, ये सौदा करना है, तो दिल और दीन अपना नकद लेके आओ। इसके अंदर एक रूहानी रंग भी हो सकता है, स्पिरिचुअल रंग भी हो सकता है, कि अगर रूहानी शराब का जाम तुमने पीना है, तो या गुरु से या मुर्शिद से ये जाम लेना है, तो फिर दिल और दीन दोनों उसके सामने रखने पड़ते हैं, दोनों उसके ऊपर कुर्बान करने पड़ते हैं। सौदा जो लफ्ज़ है वो पागलपन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अगर इश्क का पागलपन चाहिए, तो दिल और दीन से कीमत चुकानी पड़ेगी। या तो तैयार हो तो फिर आओ। तो जस्ट ये है कि इश्क की रूहानी दीवानगी को एक्सपीरियंस करना है, इश्क के जाम के नशे को एक्सपीरियंस करना है, तो फिर आप दिल और दीन दोनों को खो के ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। या और इस शेर को पढ़ के मुझे मिर्ज़ा गालिब साहब के दो और शेर याद आए। एक तो ये था, हाँ वो नहीं खुदा परस्त जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीन और दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। कि अगर महबूब की गली में जाना है, उसके साथ सौदा करना है, तो फिर अगर तुम्हें दिल और दीन अजीज है, तो फिर तुम उसकी गली में जाते ही क्यों। या क्यों? क्योंकि महबूब का तो ये काम है, वो दिल और दीन तुमसे छीन लेगा। इफेक्टिवली इश्क में तुम्हें अपना दिल और दीन सब कुछ, अपनी जान तक कुर्बान करनी पड़ती है। और दूसरा शेर ये था कि कौन होता है हरीफ मैं मर्द अफगने इश्क, है मुकर्रर लबे साकी पे सला मेरे बाद। तो इस शेर में गालिब साहब कहते हैं कि ये जो इश्क का जहरीला जाम है, उसको पीने के लिए कौन तैयार है? कोई तैयार नहीं है। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद साकी आवाज़ लगा रहा है कि कोई इस शराब के जाम को पीने के लिए तैयार है, इश्क की जहरीली शराब पीने के लिए तैयार है, तो सामने आए। कोई नहीं आ रहा। तो मुझसे बड़ा आशिक मेरे बाद इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तो वापस जाते हैं इस शेर पे, कहते हैं दिलो दीन नक़द ला साकी से गर सौदा किया चाहे। इश्क का सौदा साकी से करना है, तो दिल और दीन अपना नक़द लेके आ। दिलो दीन नक़द ला साकी से गर सौदा किया चाहे, कि उस बाजार में सागर मताए दस्त गर्दा है। और ये आखिरी शेर है कि गम आगोश बला में परवरिश देता है आजिज आशिक को। गम आगोश बला में परवरिश देता है आशिक को, चराग रोशन अपना कुलजुमे सरसर का मर्जा है। बला कोई बड़ी मुसीबत, सम काइंड ऑफ ए डिजास्टर, कहर। आगोश बला एम्ब्रेस ऑफ ए डिजास्टर। सो मानो बलाओं ने आपको गले से लगाया हुआ है, अपने आगोश में ले रखा है। परवरिश करना, किसी की देखभाल करना, जैसे किसी बच्चे की परवरिश की जाती है, उसको पाल पोस के बड़ा करने के लिए, टू नर्चर समबडी, टू सपोर्ट समबडी। चराग रोशन, जलता हुआ रोशन चराग, ए रेडियंट लैम्प। कुलजुम कहते हैं लाल समंदर को, तो लिटरली रेड सी हो सकता है, खून का समंदर भी हो सकता है। सरसर कहते हैं तेज हवा को, आंधी को, विंड को, या किसी तरह के तूफान को। तो कुलजुमे सरसर तेज हवा का लाल समंदर, या ऐसा लाल समंदर जिसमें तूफान मचा हो, तूफान की हलचल हो। या और मर्जा कहते हैं जिसको अंग्रेजी में कोरल कहा जाता है, हमारी जबान में उसको मूंगा भी कहा जाता है। तो ये एक कैल्सीफाइड चीज़ होती है, जनरली सफ़ेद रंग की, जो समंदर में पाई जाती है, जिसको कोरल कहा जाता है। तो रंगीन होता है, सफ़ेद रंग का हो सकता है, लाल रंग का भी हो सकता है। यहाँ लाल समंदर में है, तो शायद लाल रंग का चमकता हुआ मर्जा हो सकता है। और अगर उसके ऊपर रोशनी पड़े, तो फिर वो समंदर में भी चमकता है। या तो कहते हैं कि गम आगोश बला में परवरिश देता है आशिक को, चरागे रोशन अपना कुलजुमे सरसर का मर्जा है। तो आशिक और उसका गम आशिक की परवरिश करता है। या तो गम और गम की मुसीबतें
आशिक की परवरिश करती हैं। ऐसा आशिक का जीना है, ऐसी उसकी ज़िंदगी है। तो कहते हैं कि गम आगोश बला में परवरिश देता है आशिक को, कि एक तो गम, ऊपर से आगोश बला, तो मुसीबतों बलाओं के आगोश में गम आशिक को पाल पोस के बड़ा करता है। या तो उस आगोश में गम आशिक, मुसीबतों बलाओं के आगोश में गम आशिक की परवरिश करता है, उसको परवरिश देता है, उसको पालता है, उसका ध्यान रखता है। या और ये ऐसा है जैसे मानो चराग रोशन अपना कुल्ज में सर का मर्जा है, कि जैसे हमारा रोशन चराग एक तूफानी लाल समंदर में चमकता हुआ मर्जा हो, मूंगा हो। या तो इमेजरी देखें, तूफानी समंदर में भी मर्जा एक रोशन चराग की तरह चमकता है। ये हर तरफ समंदर की में तूफान मचा हो, लहरें झूल रही हों, लेकिन वो जो कोरल है वो फिर भी चमकता है, उसके ऊपर रोशनी गिरे तो वो चमकता है। या और लाल समंदर उसको पाल पोस के उसकी परवरिश करता है। या तो वो जो कोरल है, जो मूंगा है, वो इस तूफान से भरे लाल समंदर में ही पाला पोसा जाता है, और वो इन इस तूफान को झेलता हुआ ही बड़ा होता है, और ये समंदर उसको पालता है, उस तूफान के बीचों बीच पालता है। या तो कॉन्ट्रास्ट देखें, चराग की बात हो रही है और साथ में समंदर की हवा की, तूफान की बात हो रही है। तो इस तूफान में इस मर्जा का चराग जलता है, यही उसकी जगह है, इस समंदर में ही वो चराग बनता है और मर्जा का चराग रोशन होता है। तो उसी तरह आशिक जो है, उसकी ज़िंदगी गम के तूफान में, परेशानियों के आगोश में ही होती है। यही दिस इज़ द प्लेस फॉर द लवर। या तो यही उसकी जगह है, बलाओं के आगोश में, जहाँ हर तरफ मुसीबत हो, ऐसे ही मंजर में, ऐसी ही सूरत में गम आशिक को पालता है। या तो इश्क का गम ही आशिक के लिए नॉरिशमेंट है, यही उसकी खुराक है, यही उसको चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, सच्चा आशिक बनने के लिए। या और यही गम आशिक को ज़िंदा रखता है, दर्द की लज्जत आशिक को देता है। और अगर ये मुसीबतें चली जाएं, ये गम चला जाए, बलाओं का आगोश चला जाए, तो फिर आशिक की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर उसको दर्द की लज्जत नहीं मिलेगी। उसको ये दर्द की लज्जत, ये गम चाहिए, इश्क में दर्द की लज्जत उसको चाहिए, इश्क के गम वो सहना चाहता है। दिस इज़ हिज नॉरिशमेंट। और सच्चा आशिक बनने के लिए उसको ये मुसीबतों की आगोश में ही पलना पड़ता है। और इसी गम में आशिक का इश्क और चमकता है, और इश्क में मुसीबतों के आगोश में आशिक को रहना पड़ता है, और यही गम उसको ज़िंदा रहता है। इसी गम के आगोश में उसके इश्क का चिराग रोशन रहता है। तो जनरली हवाएं चल रही हों, तूफान मचा हो, तो चिराग बुझ जाता है। आशिक का इश्क ऐसा चिराग है जिसको ये मुसीबतों का तूफान चाहिए जिंदा रहने के लिए। सो द वे ए कोरल थ्राइव्स एंड फ्लोरिशेस इन an ocean, the lover thrives and flourishes in the middle of disasters and sorrow. Yeah. तो ये रंग हम गालिब साहब की शायरी में कई बार देख चुके हैं कि आशिक को दर्द की लज्जत चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। यहाँ पे एक नई इनोवेटिव इमेजरी के साथ गालिब साहब ने उसको पेश किया है। तो कहते हैं कि गम आगोश बला में परवरिश देता है आशिक को, कि गम बलाओं के आगोश में आशिक को परवरिश देता है। और ये परवरिश आशिक को चाहिए। गम आगोश बला में परवरिश देता है आशिक को, चरागे रोशन अपना कुल्ज़ में सर का मर्जा है। और ये हमारा इश्क का चराग ऐसा है, मानो कि कुल्ज़ में सर का मर्जा हो। एक ऐसे लाल समंदर का मर्जा हो जहाँ पे हर तरफ तूफान मचा हुआ है, लेकिन फिर भी ये चराग रोशन है। और जैसा लाल रंग जो है वो डिलिबरेटली यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये समंदर लाल क्यों हुआ है? यहाँ पे आशिक ने रो रो के इतना खून टपकाया है इस समंदर में कि ये समंदर उसके खून से लाल हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो गम आगोश बला में परवरिश देता है आशिक को, चरागे रोशन अपना कुल्ज़ में सर का मर्जा है। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सम सेंस। थैंक यू।